गंजी जेठानी ने किया काली देवरानी के लंबे बालों का सौदा। रात का समय होता है। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन रात के समय राधिका अपने कमरे में शीशे के आगे मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतने लंबे और खूबसूरत बाल थे मेरे, आखिर मेरे बालों को ये क्या हो गया? तभी वीरेंद्र की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी पत्नी को रोते हुए देख उससे पूछता है, अरे क्या हुआ राधिका, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? ये देखिए, जरा मेरे सिर से सारे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में मैं गंजी हो जाऊंगी। आपको तो पता ही है मुझे मेरे बालों से कितना लगाव है। अरे कोई बात नहीं राधिका, परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कल मैं तुम्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल लेकर चलूंगा, जहां तुम्हारे बालों का अच्छे से चेकअप हो जाएगा। वीरेंद्र ऐसा कहने के बाद राधिका को चुप करवाता है और उसे प्यार से सुला देता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वीरेंद्र अपनी माँ से कहता है, माँ, कल मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे घर का राशन लाने के लिए। उनमें से जो भी पैसे बचे हैं आप जरा मुझे दे दीजिए। मुझे राधिका को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे कौन से पैसे? बेटा, कल के पैसे तो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सारे पैसों का राशन आ गया है। इतने सारे पैसों से आपने राशन भरवा लिया? अरे कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए रख लेती माँ। छोड़ो, अब क्या ही बोलूं मैं आपको। चलो राधिका, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वीरेंद्र राधिका को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर राधिका का अच्छे से चेकअप करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र से कहते हैं, देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है और इस कंडीशन में आपकी पत्नी के बाल झड़ना लाजमी है। इतना सुनते ही बेचारे वीरेंद्र की आंखें भर आती हैं। बाहर आते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? डॉक्टर ने क्या कहा है? वीरेंद्र अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है और अपनी पत्नी से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बाल वीकनेस की वजह से टूट रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये दवाई दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र घर से लेकर अपनी पत्नी को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, लेकिन दिन प्रतिदिन राधिका के धीरे धीरे सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं। हाय राम, मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर तेरे इन बालों को हुआ क्या है। तू तो पूरी अमावस्या का चांद लग रही है। राधिका रोज रोज अपनी सास के ताने सुनकर परेशान हो जाती है और रात को जब वीरेंद्र ड्यूटी से आ जाता है तो उससे कहती है, जरा देखिए, मेरे सर पर जो बचे कुचे बाल थे अब वो भी नहीं रहे। ये कैसी दवाई दिए हैं? मुझे ये क्या हो रहा है? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। ये सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब लीलावती दरवाजे के बाहर से सुन लेती है। इसके सुंदर होने का क्या फायदा जबकि इसको ब्रेन ट्यूमर है। हे भगवान, ये कलमुही पता नहीं कहां से आ गई मेरे घर में। तभी वहां पर विक्रम अपनी पत्नी शीतल के साथ आ जाता है और अपनी माँ की बातें सुनकर कहता है, अरे माँ, बस करो, और कितने ताने सुनाओगी भाभी को? विक्रम को देखते ही लीलावती उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, तू आ गया। कितने दिनों बाद तेरी शक्ल देख रही हूँ। तू तो अपनी माँ को भूल ही गया था। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? आती है ना माँ, तभी तो मिलने के लिए आया हूँ मैं आपसे। वैसे ये देखो, अकेला नहीं बल्कि साथ में आपकी बहू को भी लाया हूँ। शीतल लीलावती के पैर छूती है। शीतल का रंग सांवला, लेकिन उसके बाल मोटे, घने और घुटनों तक लंबे थे, जिन्हें देखते ही राधिका के मन में अपने बालों को लेकर अफसोस होने लगता है। तो वहीं लीलावती अपनी बहू के लंबे बाल देखते ही खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है बहू, तुम्हारे बाल तो बड़े ही मोटे, घने, लंबे हैं। लगता है अपने बालों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती हो। हाँ माँ जी, बचपन से ही लंबे बाल पसंद है मुझे, इसीलिए ध्यान भी रखती हूँ। तुम्हारे इन बालों ने तो तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए बहू, वरना तो यहाँ आजकल बहू उजड़ा चमन लगती है बिना बालों के। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहने के बाद लीलावती अपनी काली बहू को उसके कमरे में ले जाती है। इसके जाने के बाद राधिका अपने मन ही मन सोचती है, एक मुसीबत कम थी क्या मेरी जिंदगी में, जो आज ये काली बिल्ली मेरी जिंदगी में आ गई है। भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शीतल भले ही रंग से काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी। वहीं उसके लंबे बालों ने लीलावती का दिल जीत लिया था।
जिसके चलते वो बड़ी बहू से ज्यादा छोटी बहू का ध्यान रखने लगती है। लेकिन अचानक से उसके दोनों बेटों का काम चलना बंद हो जाता है, जिसके चलते घर में भुखमरी आ जाती है। एक दिन उनके घर के बाहर एक आदमी माइक में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, 2000 रुपए किलो बाल, 2000 रुपए किलो बाल, आओ आओ कटे पिटे टूटे बालों को हमारे पास बेचो और खूब सारा पैसा लेते जाओ, 2000 रुपए किलो बाल। उसके चिल्लाते ही लीलावती की गंजी बहू और वो उस आदमी की आवाज सुनकर एक दूसरे से कहती हैं, हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है। परेशानी तो खत्म भी हो सकती है माँ जी, अगर हम मिलकर कुछ करें तो। जैसा मैं सोच रही हूँ, क्या तुम भी वैसा ही सोच रही हो? मुझे भी यही लगता है माँ जी। लीलावती को पैसे चाहिए थे और राधिका को अपनी बीमारी का इलाज करवाना था, जिसके चलते दोनों सास बहू शीतल के रोजाना चोरी छुपे बाल काटने लगती हैं, जिसकी वजह से शीतल के बाल छोटे होने के साथ साथ झड़ने भी लगे थे। एक दिन शीतल शीशे के सामने खुद से कहती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। मेरे बाल कितने छोटे और कमजोर हो गए हैं, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? अपनी पत्नी को परेशान देख विक्रम उससे कहता है, अरे परेशान क्यों होती हो, ये तो कुदरती चीज है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। शायद तुम्हें यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा होगा। विक्रम अपनी पत्नी को समझाता है, जिसके बाद शीतल विक्रम के साथ सो जाती है। रात होते ही चोरी छुपे शीतल की सास और गंजी जेठानी उसके कमरे में आ जाती हैं और उसके बाल काट लेती हैं। तभी शीतल नींद से जाग जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी आप दोनों से कि आप दोनों मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। लीलावती और राधिका के अचानक से पसीने छूट जाते हैं। अरे देवरानी जी, मैं तो बस मैं अपनी सास का कहाँ मान रही थी, इन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अरे झूठी मक्कार औरत, तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने इसको ऐसा कभी करने को नहीं कहा, इसने खुद मुझे ये सब करने के लिए कहा। इतने दिनों से मेरे बाल भी झड़ने लग गए और छोटे हो गए। जरा आप सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। देखो शीतल, जो भी किया धरा है वो माँ जी ने किया है, उन्होंने ही ऐसा करने के लिए कहा था। अरे वाह, क्या गिरगिट वाली चाल खेली है बड़ी बहू तूने। ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अच्छा हुआ जो मैंने तेरे बाल काट काट कर बेच दिए, नहीं तो तेरे अंदर की खूबसूरती सभी के सामने निकल कर नहीं आती। लीलावती के मुंह से सच सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। ये देख लीलावती को अपनी गलती का पछतावा होता है। पता नहीं मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। वैसे तो मैं सास बनने के लायक नहीं हूँ, हो सके तो मुझे गरीब भिखारी समझकर माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? इंसान वो गलतियों का पुतला होता ही है, और मैं बस इतना चाहूंगी कि आप लोग दोबारा फिर कभी मेरे बाल न काटो। अपने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के पैसे जोड़ने के लिए मैंने भी एक बार तुम्हारी तरफ नहीं सोचा, मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर देना देवरानी जी। शीतल अपनी सास और जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद से वो दोनों शीतल के बाल भी काटने बंद कर देती हैं। वहीं लीलावती भी लोगों के घर में काम करना शुरू कर देती है और हर महीने की तनख्वाह पर अपनी बड़ी बहू का इलाज करवाने लगती है। देखते ही देखते अब तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशी का माहौल था। आज अनीता के दोनों बेटे राहुल और रोहन की रिया और जिया नाम की दो बहनों से शादी हो जाती है। रिया जिया बहुत अमीर परिवार की थी। अमीर होने के साथ साथ दोनों बहनें सुंदर भी बहुत थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुंदर इंसान का दिल सुंदर नहीं होता। माँ, भाभी कितनी सुंदर है ना? दीदी, क्या ऐसे ही बातें करती रहोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? हाँ सच, पैर बड़े दर्द कर रहे हैं। काजल, जाकर पूजा की थाली ले आ। काजल अंदर से पूजा की थाली ले आती है और अनीता अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करके उन्हें अंदर बुलाती है। रिया और जिया, दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है। राहुल और रोहन दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है। अरे देखो तो कितनी सुंदर बहू है, ऐसा लगता है कि चांद उतर आया है जमीन पर। बस बस काकी, अब क्या मेरी भाभियों को नजर लगाओगी क्या? अच्छा जी, अपनी भाभियों से इतना प्यार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी भाभी है ही इतनी प्यारी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही रिया और जिया काजल को परेशान करना शुरू कर देती है। रिया भाभी, जिया भाभी, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं?
हम एक पार्टी में जा रहे हैं। भाभी, तो क्या मैं भी चल सकती हूँ आप लोगों के साथ? घर पर कोई भी नहीं है तो मैं अकेले क्या करूँगी? नंद जी, हम पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ सब हमारे जैसे लोग यानी सुंदर सुंदर लोग होंगे, आपकी तरह काले नहीं। आप वहाँ मत जाओ जहाँ आपकी बेइज्जती हो, इससे अच्छा आप घर पर ही रहो। इतना कहकर रिया जिया वहां से निकल जाती है। काजल को अपने काले रंग का ऐसा मजाक बनते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन जब सब खाना खा रहे होते हैं, सुनिए, वो बिलासपुर वाले घर का क्या हुआ? वो मेरी लॉयर से बात हुई थी, कुछ दिनों में ही वो घर काजल के नाम हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा दूसरा घर भी काजल के नाम हो जाएगा। कल को इसकी शादी होगी तो इसी के काम आएगा। हाँ पापा, सही बोला आपने। वैसे भी दीदी हमारी इकलौती बहन है तो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रोहन और राहुल दोनों ही काजल को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात रिया और जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रिया जिया काजल का काला रंग होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और जब उन्हें इतनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम होने का पता चलता है तो वो उससे और नफरत करने लग जाती हैं। अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम हो जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? हाँ, और वैसे भी इस कल्लो माई से शादी करेगा कौन? हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी काजल के नाम नहीं होनी चाहिए। रिया और जिया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनीता आ जाती है। अरे बहुओं, क्या बात हो रही है दोनों बहनों में? कुछ नहीं माँ जी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। लेकिन माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ काम था क्या आपको? हाँ, मैं ये कहने के लिए आई थी कि मैं और तुम्हारे ससुर जी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बुआ सास के पास जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो तुम ही घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, आप चाहिए, किसी बात की भी फिक्र मत करिएगा। हम दोनों घर को अच्छे से संभालेंगे। और कुछ समय में ही अनीता और रमेश घर से निकल जाते हैं। राहुल और रोहन भी जॉब पर रहते थे, तो अब रिया और जिया के पास बहुत अच्छा मौका था काजल को परेशान करने का। ओह काजल महारानी, खाना बना कि नहीं? नहीं भाभी, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए आप मेड को बोल दीजिए ना, वो बना देगी खाना। उसे तो हमने कब का निकाल दिया काम से। लेकिन क्यों भाभी? घर का सारा काम जब तू कर सकती है तो हम क्यों नौकरानी को पैसे दे? भाभी, अगर घर के सारी काम मैं करूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? तू पढ़ाई करके भी क्या करेगी? शक्ल तो तेरी अच्छी है नहीं, तो तुझे कहीं जॉब मिलेगा ही नहीं, तो क्यों अपनी पढ़ाई पर पैसे वेस्ट कर रही है? भाभी, आप क्यों हमेशा मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती हैं? क्या काला होना कोई पाप है? अब तेरे काले रंग का हम मजाक नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? अब ये पढ़ाई वढ़ाई बंद कर और जाकर घर के काम कर। पहले जाकर बर्तन और कपड़े धो, उसके बाद हमारे लिए खाना बना दियो। काजल चुपचाप से घर के सारे काम करने लगती है। वो अपने भाइयों से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भैया भाभी में किसी भी तरह की कोई लड़ाई हो। रिया और जिया दोनों ही काजल को बहुत परेशान करती हैं। दिन भर उससे घर के सारे काम करवाती रहती हैं। एक दिन, बहुत हुआ इससे परेशान करना, मैं तो थक चुकी हूँ। इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। सही कह रही हो। अब हमें इस काजल का खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना प्रॉपर्टी को हमारे हाथ से जाते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दी कैसे? अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। किसी को पता चलेगा तब तो हमें जेल होगी। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सबको लगे कि ये सब एक्सीडेंट है। रिया और जिया की बातें काजल सुन लेती है, जिसे सुनकर, क्या मेरी भाभी मुझसे इतना नफरत करती है कि वो मुझे मारने की साजिश कर रही है? रिया और जिया दोनों काजल को मारने का प्लान बनाती हैं। जिया, ये ले, इस तेल को सीढ़ियों पर गिरा दे। काजल अभी छत पर है, जैसे ही वो नीचे आएगी उसका पैर फिसलेगा और वो नीचे गिर जाएगी। जिया जीने पर तेल गिरा देती है और अपने कमरे में चली जाती है कि तभी रोहन और राहुल जॉब से आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को आवाज देते हैं। रिया, कहाँ हो तुम? नीचे आओ। जिया, तुम भी नीचे आओ। अपने पतियों की आवाज सुनकर रिया और जिया दोनों ही नीचे आती हैं और भूल जाती हैं कि उन्होंने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया है। जैसे ही दोनों का पैर तेल पर पड़ता है वैसे ही दोनों नीचे गिर जाती हैं, जिससे दोनों के सिर पर गहरी चोट आ जाती है। रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जिया, कुछ तो बोलो, क्या हुआ तुम्हें? काजल, काजल,
क्या हुआ भैया? और ये भाभी को क्या हो गया? दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। काजल जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है, जिससे एम्बुलेंस आकर दोनों को ले जाती है। रिया और जिया का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद उन्हें रूम्स में लाया जाता है। भाभी आप ठीक तो हो ना? रिया तुम ठीक तो हो ना? आखिरकार तुम दोनों एक साथ सीढ़ी से नीचे कैसे गिर गई? रिया और जिया के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है कि तभी काजल बोलती है, भैया वो मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई थी, हो सकता है कपड़ों का पानी जीने पर गिर गया हो, जिस पर फिसलकर भाभी नीचे गिर गई। रिया और जिया दोनों को ही काजल की बात बहुत अजीब लगती है। सिर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से डॉक्टर रिया और जिया को बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। काजल सब कुछ जानते हुए भी अपनी दोनों भाभियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो अपने एग्जाम भी नहीं देती, जिसे देखकर रिया और जिया दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और दोनों काजल से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो रिया, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भाभी गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। मेरे दिल में कल भी आपके लिए जो प्यार था वो आज भी है और हमेशा रहेगा, कभी कम नहीं होगा। काजल रिया जिया को माफ कर देती है और अब तीनों ही साथ में बहुत प्यार से रहते हैं।